हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही थी आईएमपी क्वेश्चंस की फॉर द सेमेस्टर एग्जाम। अपन ने 3 पार्ट्स की कवर कर लिए। आज अपन आ गए 4th पार्ट पे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज। तो मैं आ जाता हूँ अपने इस पे। तो आज का अपना क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट ऑन हैशिंग। कि हैशिंग क्या होता है, उस पे आप शॉर्ट नोट दीजिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहला इंट्रोडक्शन कि हैशिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो हैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट, एक मिनट ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ये चेक कर लेता हूं, तो अपनी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए। तो हैशिंग की बात कर लेते हैं, क्या होता है हैशिंग। हैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा efficient. It allows fast access to the element by using the special function called the hash function. देखो सिंपल सी बात में बात की जाए ना, तो हैशिंग क्या है, एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। व्हाट इज हैशिंग? तो हैशिंग इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। सर की वैल्यू पेयर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपकी जो डिक्शनरी रहती है, डिक्शनरी देखी है आपने? हाँ देखी है सर। डिक्शनरी में आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी का भी, जैसे कि मुझे लुक का मीनिंग समझना है, जैसे कि मेरी एक डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में ये जो लुक है ना, लुक का मीनिंग क्या होता है? तो लुक का मीनिंग उसकी वैल्यू रहती है, आया समझ में? मतलब जो भी उसका मीनिंग दिया रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये आपकी की हो गई कि आप लुक को सर्च कर रहे हो और उसका मीनिंग देख रहे हो, तो ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू। आया समझ में? तो ये क्या है, की वैल्यू पेयर है। ऐसे ही हैशिंग रहता है, हैशिंग में क्या रहता है, की वैल्यू पेयर रहता है। क्या रहता है, कलेक्शन रहता है, किसका कलेक्शन रहता है, की वैल्यू पेयर का। तो हैशिंग इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और उस डेटा को निकाल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इट अलाउज फास्ट एक्सेस टू एलिमेंट बाय यूजिंग द स्पेशल फंक्शन कॉल्ड हैश फंक्शन, ठीक है। इसके पास, हैशिंग के पास एक फंक्शन रहता है, हैश फंक्शन, जिसकी मदद से आप एलिमेंट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और वो हैश फंक्शन क्या करता है, उस हैश फंक्शन के अंदर रहती है आपकी कीज। उस हैश फंक्शन के अंदर क्या रहती है, उस हैश फंक्शन के अंदर रहती है आपकी कीज, ठीक है। इन हैशिंग डेटा इज स्टोर्ड इन अ डेटा स्ट्रक्चर नोन एज अ हैश टेबल, ठीक है। आपकी हैशिंग के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, हैश टेबल के अंदर होता है, ठीक है। वेयर ईच एलिमेंट इज मैप्ड टू अ यूनिक इंडेक्स। चलिए इसको समझते हैं। वेयर ईच एलिमेंट इज मैप्ड टू अ यूनिक इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि हैशिंग में क्या रहता है, की वैल्यू पेयर रहती है। की वैल्यू पेयर मतलब फॉर एग्जांपल कोई डेटा आया, सपोज करो कि मेरा आ गया अभिषेक, अभी नाम आ गया, क्या आ गया, अभी, है ना। अभी को मैंने क्या किया, अभी को एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, जैसे कि अभी को मैंने 0 प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया, 0। तो 0 इसकी की बन गई और उस 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अभी बन गई। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी बात सुनना। जैसे कि सपोज करो यूजर ने कुछ भी लिया, जैसे यूजर ने ले लिया रोहन। यूजर ने क्या ले लिया, यूजर ने रोहन ले लिया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हैश टेबल में ईच एलिमेंट, हैश टेबल ने क्या किया, उसको एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। यूनिक इंडेक्स यानी कि फॉर एग्जांपल 1 प्रोवाइड कर दिया, तो 1 क्या हो गया, 1 एक इंडेक्स नंबर हो गया जिसमें क्या स्टोर है, रोहन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, की वैल्यू पेयर हो गया, की आपकी 1 हो गई और रोहन आपकी वैल्यू हो गई। आया समझ में? यहाँ पर ऐसा होता है। The main objective of hashing is to reduce the searching time. सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हैशिंग का, हैशिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सर्चिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है। यानी कि कभी आपने कोई भी डेटा हैशिंग के अंदर डाला है, यानी कि कोई भी की वैल्यू पे हैशिंग में डाल कर रखा है, ठीक है, या कोई वैल्यू हैशिंग में डाला है, तो जब आप सर्च करोगे तो सर्चिंग वो इजी कर देगा, ठीक है। अच्छा, सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है हैशिंग के अंदर, ऑफ एन होती है, यानी कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यानी कि कांस्टेंट टाइम में ना आपकी हैशिंग कंप्लीट हो जाती है, आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है हैशिंग के अंदर, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में? आपकी हैशिंग के अंदर कांस्टेंट टाइम में सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सर्चिंग की सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हैशिंग में, ठीक है। इसके डायग्राम की बात कर ले तो इसका डायग्राम ये रहा, देखिए आपकी की है इसके अंदर, एक मिनट। हम्म आपकी की आई, ये की किस में जाएगी, हैश फंक्शन के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है, हैश फंक्शन के अंदर। हैश फंक्शन से ये जो डेटा है वो कहां जा रहा है, हैश टेबल में जा रहा है। हैश टेबल क्या करेगा, आपका जितना भी डेटा था उसको अपना एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखो हैश टेबल ने क्या किया, आपकी जितने भी डेटा है उसको एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो हैश टेबल ने क्या किया, आपका जितना भी डेटा है उसको एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। जब सपोज की नंबर 2 आई,
हैश फंक्शन के अंदर राइट। हैश फंक्शन से ये डेटा कहाँ गया, हैश टेबल में गया, तो हैश टेबल ने एक और इसको यूनिक इंडेक्स दे दिया, यानी कि हर वैल्यू को हैश टेबल ने एक यूनिक इंडेक्स दिया। क्यों दिया, क्योंकि जब आप सर्चिंग करोगे तो आपकी सर्चिंग इफिशिएंटली जल्दी हो जाएगी, यानी कि आप सर्च जल्दी कर पाओगे, ठीक है, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगी। तो ये डायग्राम बना के आइएगा एग्जाम में, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हैश टेबल क्या होता है, क्या होता है हैश टेबल। हैश टेबल इज एन अरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स की वैल्यू पेयर। देखो मैंने क्या बोला था, हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल एक अरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो किसको स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। भले ही आपके डेटा में वैल्यू आ रही है लेकिन उसको यूनिक की तो प्रोवाइड करेगा ही हैश टेबल। आया समझ में। सपोज दैट कि मैं भले ही अपने डेटा में क्या ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे कि सपोज दैट कि मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे कि मैंने शिवम ले लिया, मैंने अपने डेटा में क्या लिया, शिवम, है ना। तो शिवम तो एक वैल्यू है, लेकिन हैश टेबल क्या करेगा, इसको अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि मैंने मान लो जीरो इंडेक्स प्रोवाइड की, तो जीरो इंडेक्स किसको प्रोवाइड हो गया, शिवम को हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हैश टेबल क्या करता है, आपकी जो वैल्यू है उसको एक यूनिक की प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हैश टेबल क्या है, एक अरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो की वैल्यू पे ईच की इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंडेक्स यूजिंग अ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन के थ्रू क्या होता है, वो की इंडेक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ इंडेक्स इन द टेबल, ठीक है। हैश टेबल हैज अ साइज 10, जो हैश टेबल का साइज रहता है वो क्या रहता है, 10 रहता है। तो देन द वैलिड इंडाइसेस आर यूज्ड फ्रॉम द 0 to 9, तो जो इंडेक्सिंग रहती है वो 0 से 9 के बीच में ही होती है, ठीक है। हैश टेबल के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से 9 के बीच में होती है। कहां से कहां के बीच में होती है भाई मेरे, 0 से 9 के बीच में होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हैश फंक्शन की। हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कन्वर्ट गिवन की इनटू अ फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सपोज दैट कि आपका जो हैश फंक्शन है वो क्या करता है, आपकी जितनी भी की आई है ना, उसको फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। सपोज दैट कि आपकी जो भी की आई हो सकता है कि वो इंटीजर की रेंज के बाहर हो, राइट। आपका जो भी डेटा आया है ना, कभी आपकी जो की है वो हो सकता है कि इंटीजर की रेंज के बाहर हो, तो हैश फंक्शन क्या करेगा, उसको फिक्स्ड साइज यानी कि इंटीजर के साइज के अंदर लाने का काम कौन करता है, हैश फंक्शन करता है। यानी कि आपका जो भी की आ रही है वो की क्या आपकी इंटीजर की रेंज के अंदर है या नहीं है, कभी नहीं है, तो हैश फंक्शन क्या करेगा, उस की को आपकी इंटीजर की रेंज के अंदर लाने का काम करेगा, ठीक है। This hash value used as an index in the hash table, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, बहुत इजी रहता है। इट शुड डिस्ट्रीब्यूट कीज यूनिफॉर्मली, हर एक को यूनिफॉर्मली कीज प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इट शुड मिनिमाइज कोलाइजंस, कोलाइजंस को मिनिमाइज करता है। कोलाइजन यानी फॉर एग्जांपल कि देखा जाए कि हो सकता है कि जो एक वैल्यू है, एक वैल्यू की दो की आ गई हो, तो वहां पर क्या आता है, कोलाइजन आता है, ठीक है। कि एक वैल्यू की दो की नहीं आ सकते भाई, एक वैल्यू की दो की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। हाँ, एक की दो वैल्यू हो सकती है, मतलब वैल्यू रिपीटेड होती है बट की रिपीटेड नहीं होती। आया समझ में, यहाँ पर वैल्यू रिपीटेड हो सकती है बट की रिपीटेड नहीं होती। कभी की रिपीटेड हो गई तो वहां पर कोलाइजन आ सकता है। इट में भी कोलाइजन और कहां का आ सकता है, जैसे कि सपोज करो आपका एक अरे बना है, ठीक है, आपका एक अरे बना है, यहाँ पर शिवम आ गया, यहाँ पर रोहन आ गया, यहाँ पर अभी आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया। आया समझ में। अब मेरी बात सुनना, एक और वैल्यू उठ के आई और एक और वैल्यू क्या बोलती है कि मैं भी यहाँ पर बैठूंगी, लेकिन यहाँ पर तो अभी ऑलरेडी बैठा ना इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे अभी ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। और एक और वैल्यू आती है और वो बोलती है कि मैं भी यहाँ पर बैठूंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कोलाइजन होगा। जैसे कि मान लो कि रोहन आता है और रोहन बोलता है कि भाई मैं भी यहाँ पर बैठूंगा, लेकिन यहाँ पर तो अभी ऑलरेडी बैठा हुआ है ना इस इंडेक्स पे, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोलाइजन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोलाइजन हो जाता है, ठीक है। सेम की मस्ट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम हैश वैल्यू, जो भी सेम की रहती है उसकी जो हैश वैल्यू रहती है वो सेम ही होगी, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो डेटाबेस इंडेक्सिंग में काम आता है, सिंबल टेबल इन कंपाइलर्स में काम आता है, पासपोर्ट में आता है, ठीक है, कैशिंग में काम आता है, फाइल ऑर्गेनाइजिंग में काम आता है ये, ठीक है। ये सारी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। एडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो फास्ट डेटा एक्सेस रहता है, एफिशिएंट सर्चिंग रहती है इसके अंदर, ठीक है, रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो कम कर देता है ये, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कोलाइजन आ जाता है, पहले तो कोलाइजन हैंडलिंग रिक्वायर्ड, कोलाइजन को आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। नो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज मेंटेन, इसमें कभी कभार ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। पुअर हैश फंक्शन रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस, कभी मान लो कि हैश फंक्शन पुअर है तो वो क्या करता है, परफॉर्मेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स को क्लासिफाई कीजिए, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग अ डेटा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है। किस चीज का वे होता है भाई मेरे, एक सिस्टमैटिक वे होता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल बात की जाए कि कभी आपका डेटा अच्छे ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, ठीक है, मैनेजिंग फॉर्म में नहीं, कैसे भी बिखरा हुआ है आपका डेटा, कैसे भी पड़ा हुआ, कैसे भी बिखरा हुआ है डेटा, ठीक है, तो उस डेटा पे वर्क करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी आपका डेटा कैसे भी बिखरा हुआ है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, अरेंजिंग फॉर्म में नहीं है, तो उस डेटा पे जब आप वर्क करोगे तो आपको डिफिकल्टी यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पे कभी आपका डेटा वेल अरेंजिंग फॉर्म में हुआ, वेल अरेंजिंग फॉर्म में हुआ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप अपने डेटा पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर यही बताता है कि आप अपने डेटा को वेल ऑर्गेनाइजिंग वे में रखें, मैनेजिंग फॉर्म में रखें और इस तरीके से स्टोर करें कि जब मुझे उस डेटा का काम पड़े तो मैं उसको आसानी से निकाल पाऊं। आप अपने डेटा को इस तरीके से स्टोर करें कि जब आपको उसका काम पड़ रहा है तो आपको वो डेटा मिल जाए, नहीं तो पता चला भाई मैं डेटा ही ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको यही चीज बोलता है कि क्या बोलता है, डेटा स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमैटिक वे टू ऑर्गेनाइज, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन कंप्यूटर so that it can be accessed and modified efficiently। तो कभी आपका डेटा ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हुआ, ठीक है, या मैनेजिंग फॉर्म में स्टोर हुआ, तो उसको जब आपको एक्सेस करना पड़ेगा यानी कि आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी उस डेटा की तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, या फिर आपको कभी उस डेटा में चेंज करने पड़ेंगे तो आप उस डेटा में आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। It defines the relationship between data elements and operation that can be performed on them। ठीक है, ये डेटा एलिमेंट्स और अब मेरा डेटा उसके अंदर स्टोर है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा डेटा किसी डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब मेरा डेटा कभी स्टोर हुआ है, ठीक है, किसी भी मेमोरी में, तो मुझे इस तरीके से स्टोर करना है कि जब मुझे उस पे ऑपरेशन लगाना पड़े तो मैं इजीली तरीके से उसको ऑपरेशन लगा सकूं, ठीक है। In simple words, a data structure is a method to store data in a memory in such a way that insertion, deletion, searching and updation operation can be performed easily and efficiently। कभी सिंपल वे में बात की जाए तो आप अपने डेटा को इस तरीके से स्टोर कीजिए कि जब आपको उसमें डेटा ढूंढना हो, यानी कि सर्चिंग करनी हो डेटा की, या फिर डेटा में अपडेशन करना हो यानी कि कोई बदलाव करना हो, या फिर डेटा को डालना हो यानी इंसर्शन करना हो, या फिर डेटा को डिलीट करना हो, तो वो इजीली हो जाए। यानी कि आपको अपने डेटा को इस तरीके से इंसर्ट करना चाहिए ताकि सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन ये सारे जो ऑपरेशन है वो इजीली तरीके से परफॉर्म हो जाए आपके डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं जूम भी कर देता हूँ कभी देखने में डिफिकल्टी हो रही तो। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और एक ये ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्या जरूरत पड़ी डेटा स्ट्रक्चर की भाई, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आप अपने डेटा स्ट्रक्चर में एक बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने डेटा स्ट्रक्चर में बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन, कभी डेटा वेल मैनर अरेंजमेंट है, फॉर एग्जांपल देखा जाए है ना, देखा जाए कि किताबें, अपन लड़कों की बात कर लेते हैं, अपने लड़कों का रूम कैसा होता है, बिखरा हुआ होता है। जब मुझे कोई चीज चाहिए रहती है टाइम पे मिलती है क्या, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि मैंने उस डेटा को अरेंज नहीं किया रहता है। मेरा रूम कैसा भी बिखरा हुआ है, यार मुझे ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, मैं पूरी अलमारी छान रहा हूँ, मैं पूरा कमरे को छान दिया, लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कभी मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में उसकी सही जगह पे रखा होता तो क्या मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, मिल जाता। इसका मतलब क्या हुआ, कभी आपका डेटा सिस्टमेटिक वे में सही जगह पे रखा हुआ है यानी कि वेल मैनर अरेंजमेंट है उसका,
तो वहां पर क्या होगा, कभी कोई भी चीज सर्च करनी होगी, इंसर्ट करनी होगी, डिलीट करनी होगी, तो वहां पर आपकी सर्चिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम लगती है, ठीक है, क्योंकि वो वेल मैनर फॉर्म में अरेंज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है किसी भी ऑपरेशन के लिए। टू ऑर्गेनाइज डेटा लॉजिकली, ठीक है, तो लॉजिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम की, कभी डेटा ना वेल मैनर फॉर्म में अरेंज है, तो सिस्टमेटिक अरेंज है, तो उसको प्रोग्राम की टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। टू मैनेज डेटा इन अ मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है, आपका डेटा मैनेज हो जाता है कहां पर, मेमोरी और स्टोरेज के अंदर वो हो जाता है, ठीक है, मैनेज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे है, इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि डेटा का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो देखो, डेटा स्ट्रक्चर में ना दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी टाइप्स की बात की जाए तो दो तरीके के टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है, ठीक है। स्टैटिक में आपका अरे आ गया, जबकि डायनामिक में आपकी लिस्ट आ गई। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात, अच्छा डायनामिक में लिस्ट, स्टैक और क्यू, ये तीन आएंगे, है ना। देखो डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। लीनियर में स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डायनामिक होता है। स्टैटिक यानी कि अरे, और डायनामिक में क्या आएगा, लिस्ट, स्टैक, क्यू। ये सब क्या होता है भैया, ये भी बता दो। अरे पूरा करेंगे, आरजीपी में लिख के आना है आप लोगों को, किसी भी यूनिवर्सिटी में लिख के आना है, चिंता मत करो। नॉन लीनियर की बात की जाए तो वहां पर ट्री और ग्राफ आता है। अब बात करते हैं लीनियर, ये बना के आना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए लीनियर में बात की जाए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। पहले तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द बेसिक डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जो पहले से डिफाइन किए गए डेटा स्ट्रक्चर है, पहले से डिफाइन किए गए, मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको जो डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा टाइप दिए है, उसे अपन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, आपने इंटीजर डेटा टाइप सुना होगा। देखो इंटीजर डेटा टाइप सुना है तो ये प्रिमिटिव है, क्यों, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंटीजर दिया गया है, ये कीवर्ड फिक्स्ड है, ठीक है। फ्लोट आपने सुना होगा, ठीक है, फिर आपने कैरेक्टर सुना होगा, फिर आपने डबल सुना होगा। तो ये सारे कैसे डेटा टाइप से, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने इसको बना के रखा है, इसके बिना प्रोग्रामिंग आप कर ही नहीं सकते, एक्चुअली नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद ने हमें दिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने प्रोवाइड करके रखे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आया समझ में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने प्रोवाइड करके रखे, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ इंटीजर, फ्लोट, चार, डबल, ठीक है। They store single values and are building block of the data structure। ये क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। मतलब सिंगल वैल्यू यानी कि देखो, जैसे कि इंटीजर की बात की जाए तो इंटीजर क्या करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखता है, जैसे कि 5 4 8, यानी कि विदाउट डेसिमल वैल्यूज, सिंपल भाषा में विदाउट डेसिमल वैल्यूज। फ्लोट की बात की जाए, फ्लोट और डबल की, तो फ्लोट और डबल कैसी वैल्यू, अच्छा ये सारे ना एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर या तो अभी एक टाइम पे 5 को स्टोर करेगा, या 4 को करेगा, या 8 को। वैसे ही फ्लोट और डबल एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करेंगे, या तो ये 5.2 को स्टोर करेंगे, या 4.8 को करेंगे, या 7.9 को करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। आगे समझ में। तो ये सारे क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर कैरेक्टर की बात की जाए तो कैरेक्टर भी क्या करता है, एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए तो इसमें लिखा है कि इट स्टोर सिंगल वैल्यू, ठीक है। आगे समझ में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सिंपल इन नेचर, इसका जो नेचर रहता है वो सिंपल रहता है। ऑक्यूपाई फिक्स्ड मेमोरी, इनका साइज फिक्स होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का साइज फिक्स्ड होता है, जैसे इंटीजर 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, डबल 8 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट लेगा। डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे ना सपोर्टेड है, किसके द्वारा सपोर्टेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात कर ले। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बने हो। सिंपल सी बात,
जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलके बनते हैं उसे अपन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, दे आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अरे और स्ट्रिंग की बात कर ली जाए, ठीक है, अरे और स्ट्रिंग आपके एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी डिवाइडेड हुआ है, किसमें हुआ है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किसमें डिवाइड हुआ है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हुआ है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एलिमेंट जो अरेंज होते हैं ना, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में होता है। सीक्वेंशियल मैनर में यानी कि एक के बाद एक। सपोज दैट कि मैंने पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला, फिर 40 डाला, ठीक है। तो ये क्या है? ये देखो, कभी मैंने पहले 10 डाला है तो मुझे पहले 10 ही मिलेगा, फिर मैंने 20 डाला तो 20, फिर 30 डाला तो 30, फिर 40 डाला तो 40। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस फॉर्म में डेटा डाला है उस फॉर्म में उसका अरेंजमेंट होगा। किसमें होगा? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर में क्या होगा? नहीं होगा। जिस फॉर्म में डेटा डाला है वो उसका वेल मैनेजमेंट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। हर एलिमेंट ना उसके आगे वाले और पीछे वाले एलिमेंट से कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने सेकंड नंबर पे 20 डाला था, तो इसका प्रीवियस क्या हो गया? 10 हो गया, तो 20 इससे भी कनेक्टेड होगा, और इसका नेक्स्ट 30 हो गया तो 20 इससे भी कनेक्टेड होगा। यानी कि कभी 20 का प्रीवियस पूछा जाए तो 10 है, और 20 का नेक्स्ट पूछा जाए तो 30 है। आया समझ में? इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पहला होता है अरे। अरे क्या होता है? अरे एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डेटा का। अरे क्या होता है? अरे एक कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डेटा का। सिमिलर टाइप के डेटा का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट कि मैंने ना इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है, जैसे 10 लिया, ये 10 किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। कभी मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है तो अरे अरे के अंदर मैं इंटीजर टाइप का ही डेटा ले पाऊंगा। आया समझ में? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, कभी स्टूडेंट की आईडी को स्टोर किया है तो मैं उस पूरे के अरे के अंदर सिर्फ आईडी को ही स्टोर कर पाऊंगा। यानी कि आपने सपोज करो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारा इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी कि ये कैसा डेटा है? सिमिलर टाइप का डेटा है। यानी कि अरे के अंदर आप एक जैसा डेटा ही स्टोर कर पाएंगे, एक जैसा यानी कि सिमिलर टाइप का डेटा। तो अरे क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। आया समझ में? अरे की जो मेमोरी रहती है वो कंटीजियस मेमोरी रहती है। कैसी मेमोरी रहती है? कंटीजियस मेमोरी। कंटीजियस मेमोरी क्या बताता है? कंटीजियस मेमोरी सपोज दैट कि मैंने एक अरे दिया है, ठीक है, इसमें मैंने 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, ठीक है। पहली वैल्यू क्या थी? 10। तो 10 को जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी वो 0 इंडेक्स हुआ होगा। क्या हुआ? 0। अब सेकंड इंडेक्स, सेकंड वैल्यू क्या थी? 20। तो 20 को जो मेमोरी एलोकेट होगी ना वो 1 होगा, फिर 30 को 2 और 40 को 3। तो मेरी बात सुनना, एक के बाद एक मेमोरी का लोकेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक के बाद एक, यानी कि कंटीजियस मैनर में होता है। यानी कि सपोज पहला एलिमेंट 10 डाला तो पहले 10 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, फिर दूसरा एलिमेंट आपने 20 डाला तो फिर 20 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, फिर तीसरा एलिमेंट आपने 30 डाला तो 30 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, फिर चौथा एलिमेंट आपने 40 डाला तो 40 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। यानी कि एक के बाद एक मेमोरी का लोकेशन होता है। आया समझ में? आगे में तो एक के बाद एक मेमोरी का लोकेशन होता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसका साइज फिक्स रहता है। अरे का साइज फिक्स रहता है, यानी कि सपोज दैट कि आपने ना 6 साइज का अरे बनाया तो आप अपने अरे के अंदर 6 ही ले सकते हैं एलिमेंट्स, 6 से ज्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते। यानी कि यहाँ पर अरे का साइज फिक्स रहता है, जो आपने अरे का साइज दे दिया उतना ही आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। कभी आपको पता है कि यार इस इंडेक्स पे ये वैल्यू है तो आप उसको इजीली तरीके से निकाल सकते हो। अरे भाई 10 घर है, आपको पता है कि आपका घर कौन सा, तो आप आराम से जा पाओगे ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू है, तो उस इंडेक्स के द्वारा मैं उस वैल्यू को आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। होमोजेनियस एलिमेंट। होमोजेनियस एलिमेंट यानी कि एक जैसा एलिमेंट्स रहता है इसके अंदर, एक जैसा यानी कि सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट्स रहते हैं। किस टाइप के रहते हैं भाई? सिमिलर टाइप्स के, ठीक है। सेकेंड इसकी बात कर लीजिए तो लिंक लिस्ट होता है। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर।
लिंक लिस्ट की बात की जाए तो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, नोड का कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, नोड का। ठीक है, नोड क्या होती है भाई, नोड ना, नोड भी अपने आप में एक कलेक्शन होती है, किसका कलेक्शन होता है, नोड क्या कॉम्बिनेशन होता है। देखो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, आपके नोड का कलेक्शन होता है। और नोड क्या होती है, नोड अपने आप में कॉम्बिनेशन होती है, किसका कॉम्बिनेशन होती है, डेटा और लिंक का, लिंक यानी कि पॉइंटर। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, नोड का कलेक्शन होता है, और नोड किसका कॉम्बिनेशन होती है, डेटा और पॉइंटर का होती है। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट नोड फीचर्स की बात की कर ली जाए लिंक लिस्ट के, तो देखो इसका जो साइज होता है वो डायनामिक होता है। देखो अरे का साइज फिक्स्ड होता है, लेकिन लिंक लिस्ट का साइज क्या होता है, डायनामिक होता है। अरे का साइज फिक्स्ड होता है, लेकिन लिंक लिस्ट का साइज डायनामिक होता है। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन की बात की जाए तो बहुत अच्छे से आप एलिमेंट डाल भी सकते हो और बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को निकाल भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता लिंक लिस्ट में। नो कंटीजियस मेमोरी, देखो नो कंटीजियस मेमोरी यानी कि एक के बाद एक मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, आपने जैसे जैसे एलिमेंट डाले वैसे वैसे उसकी मेमोरी एलोकेट हो तो जाती है, लेकिन एक के बाद एक करे ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, इसमें कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है, तो स्टैक तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्टैक क्या होता है, एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है, देखो स्टैक तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वापस अपन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला। स्टैक में पहले 10 डाला था, फिर 20 डाला था, फिर 30 डाला था। जब मैं डिलीशन, देखो इंसर्शन के टाइम पे पहले 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला। जब डिलीशन की बात करेंगे तो पहले 30 डिलीट होगा, फिर 20 डिलीट होगा, फिर 10 डिलीट होगा। यानी कि जिस ऑर्डर में डेटा डाला है उसके रिवर्स ऑर्डर में आपको उसका आउटपुट मिलेगा स्टैक के अंदर। लेकिन क्यू क्या बोलता है, क्यू में आपने जिस ऑर्डर में डेटा डाला है उसी ऑर्डर में आपको आउटपुट मिल जाएगा। यानी कि स्टैक में मैं जिस ऑर्डर में डेटा डाल रहा हूँ उसके रिवर्स ऑर्डर में मुझे उसका आउटपुट मिलता है। जैसे सपोज कि मैंने पहले 10 डाला था, फिर 20, फिर 30। जब मैं निकालूंगा एलिमेंट तो पहले कौन निकलेगा, 30, फिर कौन निकलेगा, 20, फिर कौन निकलेगा, 10। आया समझ में। जब आप स्टैक के अंदर डेटा डालते हो तो उसे अपन पुश ऑपरेशन बोलते हैं। कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, पुश ऑपरेशन। जब आप स्टैक से डेटा डिलीट करते हो तो उसे अपन पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, पीक वैल्यू, पीक की बात की जाए तो सबसे ऊपर का एलिमेंट, जैसे कि देखो ऊपर से देखूं मैं, यहां से कभी देखूं तो मुझे जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो 30 दिख रहा है, तो ये मेरा पीक एलिमेंट हो गया। यानी कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पीक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। एप्लीकेशन की बात कर ली जाए तो एप्लीकेशन क्या होते हैं स्टैक के, फंक्शन कॉल में काम आता है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में आता है, अंडू रीडो ऑपरेशन में काम आता है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बात कर ली थी कि जिस ऑर्डर में आप डेटा डालोगे कभी आपको उसी ऑर्डर में डेटा मिल जाता है। यानी कि फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। मतलब जिस ऑर्डर में डेटा डाला कभी मुझे उसी ऑर्डर में मिल गया। जैसे 10, 20, 30, 40 ये डेटा डाला है ना। जब मैं इस डेटा को निकालूंगा तो पहले मुझे 10 ही मिलेगा, फिर मुझे 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा। आज समझ में आने की, जिस ऑर्डर में डेटा डालोगे उस ऑर्डर में आपको डेटा मिलेगा। डेटा डालने को अपन एनक्यू ऑपरेशन बोलते हैं, जबकि डेटा निकालने, क्यू में डेटा डालने को एनक्यू ऑपरेशन कहा जाता है, जबकि क्यू से डेटा निकालने को डीक्यू ऑपरेशन कहा जाता है। क्यू के टाइप की बात कर ली जाए तो सिंपल क्यू होता है। देखो क्यू के टाइप ये होते हैं, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। ठीक है, ये क्यू के टाइप होते हैं। आज समझ में, एग्जाम में आप इतना सब कुछ लिख के आओगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड सीक्वेंशियल, ईच एलिमेंट्स कैन बी कनेक्टेड टू द मल्टीपल एलिमेंट्स। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो कंटीजियस मैनर में डेटा को अरेंज नहीं करके रखते। कंटीजियस मैनर में यानी कि उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो कंटीजियस नहीं रहता। आपने जिस ऑर्डर में डाला, फॉर एग्जांपल ये क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सीक्वेंशियली, ईच एलिमेंट कैन बी कनेक्टेड टू द मल्टीपल एलिमेंट। पहले क्या होता था कि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होता था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ट्री देखा है, झाड़, अरे झाड़ देखा है, यहाँ पर भी ट्री होता है। जैसे कि ये एक नोड है, ये दो नोड हो गई, फिर ये दो नोड
और फिर ये दो नोड, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो एक एलिमेंट है ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। इस एलिमेंट की बात की जाए तो ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। इसकी बात की जाए इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड है। आया समझ में? तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ये होता है। टाइप्स की बात की जाए नॉन लीनियर, अच्छा ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यो, ठीक है। टाइप्स की बात की जाए तो इसमें टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पर ट्री होता है, ठीक है। ट्री क्या होता है? ट्री, तो ट्री क्या होता है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो नोड और एजेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्री में क्या होता है? कुछ इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को अपन ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर consisting of nodes and edges with a root node to the at the top। ट्री का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे अपन रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो ट्री है वो एक हायरार्किकल यानी कि अपने परिवार को शो करती है। जैसे कि ये रूट नोड है यानी कि दादाजी है, ये दादाजी के दो लड़के हो गए और ये उनका पूरा परिवार, ठीक है। तो जैसे अपने ये परिवार को कैसे शो किया जाता है, वैसे ट्री में भी आप अपने पूरे परिवार को शो कर सकते हो, ठीक है। तो ट्री क्या होता है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री की बात की जाए तो ये क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है भाई मेरे? ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्री के कभी एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पर बाइनरी ट्री एक एग्जांपल आ गया, बाइनरी सर्च ट्री आ गया, एविल ट्री आ गया, हीप की आ गया, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो फाइल सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होता है, डेटाबेस इंडेक्सिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ क्या होता है? देखो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। ग्राफ क्या है? एजेस और वर्टाइसेस का कलेक्शन होता है दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ एक्चुअल में जो आपने ग्राफ सुना है उस फॉर्म में ग्राफ होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ किसका कलेक्शन है? वर्टाइसेस और एजेस का कलेक्शन होता है, ठीक है। डेट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, जो डेटा के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके के ग्राफ होते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। जैसे कि बात की जाए तो इस नोड की बात करूं तो इस नोड देखो यहाँ पर कहीं से कहीं तक एरो दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर कहीं से कहीं तक एरो नहीं दिख रहा, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ की बात की जाए तो डायरेक्टेड देखो यहाँ पर ही डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि किस तरफ डेटा जा रहा है, ठीक है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या करता है? डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में उसका डेटा जा रहा है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ से डेटा यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या करता है? डायरेक्शन बताता है, जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होता है, सोशल नेटवर्क्स में यूज होता है, राउटिंग प्लानिंग होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में भी ग्राफ का ही यूज होता है। स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्या होता है स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मेमोरी साइज फिक्स्ड होती है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी मेमोरी साइज फिक्स्ड नहीं होती। ये याद रखना। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपाइल टाइम में यानी कि कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी का लोकेशन कर लेंगे। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कंपाइल टाइम यानी कि कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले मेमोरी का लोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अरे की बात कर ली जाए। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो रन टाइम पे मेमोरी लोकेशन करते हैं। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो रन टाइम पे मेमोरी का लोकेशन करेंगे, ठीक है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का साइज डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के साइज पर डिपेंडेंट नहीं है, बट कंपाइल टाइम यानी कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का साइज फिक्स होता है, डायनामिक का नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है, जबकि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर रन टाइम पे मेमोरी का एलोकेशन करता है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहां पर मेमोरी एलोकेट करेगी? रन टाइम पे करेगा, ठीक है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का है लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आएंगे? कंपेयर, हाँ ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कभी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।